Next is direct incentives. So in sole proprietorship, there is direct relation between the efforts and the reward, which means if proprietor puts extra efforts, then profit increases and the proprietor gets extra income. So proprietor is always motivated to work extra to get extra reward. Okay, so in sole proprietorship क्या होता है कि there is direct relation होता है किसके बीच में कि एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड कि कितना सोल प्रोप्राइटर है, कितना उसने एफर्ट लगाया और जितना वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा अपने बिजनेस में उतना ज़्यादा उसको रिवॉर्ड मिलेगा. सो विच मीन्स इफ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर प्रोप्राइटर जो है, बिजनेसमैन जो है, वो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा तो क्या होगा कि प्रॉफिट भी क्या होगा, द प्रोप्राइटर गेट एक्स्ट्रा इनकम. प्रोप्राइटर को क्या है, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा. सो प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड. तो प्रोप्राइटर क्या है, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं कि वो ज़्यादा वर्क करे सो दैट दे गेट दी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट. सो देयर इज पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन द वर्किंग फॉर वन सेल्फ. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी इन्वॉल्व होता है किसी भी इंडिविजुअल का इन वर्किंग. सो द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि अगर जो बिजनेस में कोई वर्क कर रहा है तो ये बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, बट ऑल्सो इंस्टिल इन द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस. बट ये ऑल्सो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल को एक अकॉम्प्लिशमेंट को और एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है कि बस एक उसको प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन ही अर्न नहीं हो रहा है, एज वेल एज वो कॉन्फिडेंस भी क्या है, बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व. सो प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ ईजी टू फॉर्म. ये हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, तो क्या है, बहुत ईजी टू फॉर्म, बहुत ईजी है. नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड नहीं है कि अगर इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन का अगर सेटअप करना है तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ नॉट गवर्न बाय एनी स्पेसिफिक लॉ, कि कोई भी स्पेसिफिक लॉ के थ्रू गवर्न भी नहीं होता है. द सोल प्रोप्राइटर कैन ऑल्सो क्लोज द बिजनेस वेन एवर ही डिज़ायर. ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस को क्लोज भी कर सकता है, जब भी उसे डिज़ायर हो, वांट हो तो क्लोज भी कर सकता है विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी. बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के वो क्लोज भी कर सकता है. इट कैन क्लोज बाय द पेइंग बैक इट्स डेट. और ये कैसे हो सकता है कि ये वो जितने भी डेट लिए थे, जितना भी लोन लिया था अपने बिजनेस के लिए, अगर वो उसको सारा पे कर देगा उसके बाद वो अपने बिजनेस को क्लोज भी कर सकता है. तो ये आपके सारे आपके क्या थे, फीचर्स थे, मेरिट्स थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस और द डीमेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. ओके, कि नेक्स्ट क्या है कि आपके अलग अलग डीमेरिट्स क्या हैं. इनके डीमेरिट्स में कुछ होंगे. सो फर्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरोइंग्स. कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी फाइनेंस है वो सप्लाई किसके थ्रू हो रहा है, या तो प्रोप्राइटर खुद ही प्रोवाइड कर रहा है, या तो बोरोइंग्स क्या है, बोरोइंग्स कर रहा है, वो कहीं से लोन ले रहा है. सो देयर इज़ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन. ठीक है, किसी भी सिंगल पर्सन के लिए एक क्रेडिट की लिमिट हो जाती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास इतना एनफ अमाउंट हो वो क्या है, वो क्वाइट इम्पॉसिबल है. तो देयर इज़ लिमिट टू दी क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन. ठीक है, कोई एक लिमिट हो जाती है किसी भी क्रेडिट को रेज करने की कैपेसिटी के लिए सिंगल पर्सन में. दिस रिड्यूसेस द स्कोप फॉर द बिजनेस ग्रोथ. ये क्या कर देता है कि जो भी बिजनेस का ग्रोथ है उसके स्कोप को, जो भी हम उसका फ्यूचर है उसके स्कोप को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और द लार्ज स्केल बिजनेस. जो भी फंड है वो उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है कि
हम मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि एक सिंगल पर्सन का कितना ज़्यादा आपका अगर समझ लो तो कितना ज़्यादा उसके पास फंड की कैपेसिटी होगी। तो ये क्या है, ये बिज़नेस क्या है, स्मॉल स्केल पे ही ज़्यादा सही है, क्योंकि लार्ज स्केल और मीडियम स्केल के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में फंड होनी चाहिए, जो किसी भी एक इंडिविजुअल के पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस. So the survival and the continuity of the sole proprietorship firm depend upon the one person only. किसी भी sole proprietorship का जो continuity है और survival है वो क्या है, किसी एक ही पर्सन पे क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि एक ही पर्सन इसका क्या है, वही क्या करता है, पूरे बिजनेस को रेगुलेट करता है. सो इफ़ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल, ठीक है, अगर कोई प्रोप्राइटर क्या है इल हो गया, बीमार हो गया, बिकम इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इनकैपेबल हो गया कि जितने भी उसने लोन लिया था उसको वो पे नहीं कर पा रहा है, देन द बिजनेस में कम टू एन एंड. तब क्या होगा, जो बिजनेस है वो एंड हो जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो द सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनल लायबल फॉर ऑल डेट. कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो पर्सनली क्या है, लायबल है हर एक डेट को पे करने के लिए. इन केस ऑफ हैवी लॉस द प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली लूज ऑल हिज बिजनेस असेट. इस केस में अगर कोई बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो प्रोप्राइटर क्या है, नॉट ओनली लूज ऑल हिज बिजनेस असेट, वो अपने बिजनेस असेट को ही, जितना उसमें बिजनेस में लगाया है उसी को नहीं लॉस करेगा, बट ही मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे बैक इट्स डेट. कि उसको क्या करना पड़ता है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सारा सोल्ड कर देना पड़ता है कि अगर वो डेट को उसको पे करना है. क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल का क्या है, उसको लॉस हो रहा है तो उसको सारा जो भी डेट उसने पहले का लिया है उसको पे करना है, तो वो पूरा जो भी उसने असेट लगाया था अपने बिजनेस में उसको पहले सोल्ड आउट करेगा. अगर उसके बाद उसके पूरा पे करने के बाद भी उसका पूरा लोन पे बैक नहीं हुआ, इस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ता है, उसकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल उसकी कार है या आपका उसका कोई हाउस है, होम है, या कोई और अदर लैंड है अगर उसने कुछ लिया, जो भी एसेट है उसको पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या करना पड़ता है, सोल्ड आउट कर देना पड़ता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. So in sole proprietorship firm, all the activities are performed by the single individual. ठीक है, sole proprietorship में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कौन करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअली परफॉर्म करता है. अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड. कि कोई भी एक सिंगल जो इंडिविजुअल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो. सो ही मे बी अ गुड सेल्स पर्सन बट नॉट अ गुड मैनेजर. वो क्या होता है, वो हो सकता है कि अच्छा सेल्स पर्सन हो जो उसको सोल्ड कर सकता है, बट वो अच्छा मैनेजर ना हो. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ऑल दी स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इन वन पर्सन. ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि सारी स्किल्स और एक्सपर्टाइज हमें एक ही पर्सन में मिले. एंड द सोल प्रोप्राइटर जनरली कैन नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़. एक सोल प्रोप्राइटर क्या है, वो जनरली इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है कि कोई स्पेशलाइज्ड को अपॉइंट करे और कोई भी एक्सपर्ट एम्प्लॉय को क्या करे, अपॉइंट करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है. सो द प्रोप्राइटर इज़ ओवर बर्डन टू विथ टू मैनी रिस्क. ठीक है, जो प्रोप्राइटर है वो क्या हो जाता है, ओवर बर्डनड हो जाता है बहुत सारे रिस्क के साथ, क्योंकि एक इंडिविजुअल हर एक एरिया में क्या हो, कैपेबल हो, तो ये क्या है, क्वाइट इम्पॉसिबल है. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन द डिसएडवांटेजेस, the first one is limited resources, second is limited life of a business, third one is unlimited liability, and fourth one is limited managerial skill. Okay, so it is your, so that we can complete this sole proprietorship. And the next one is joint Hindu family business. So joint undivided family or the joint Hindu family. So the business carried out by the member of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. So undivided family where there is no discrimination between the male and the female, and here we are talking about the joint family. Okay,
नॉन न्यूक्लियर फैमिली। सो कोई भी बिजनेस कैरिड किसके थ्रू हो रहा है कि मेंबर्स ऑफ द जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली, उनके मेंबर्स के थ्रू कैरिड हो रहा है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज़ नॉट गवर्न बाई इंडस्ट्रियल और दी कंपनी। ये जो इस टाइप के बिजनेस होते हैं वो कोई भी इंडस्ट्रियल और कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होते, बट इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। वो बेसिकली क्या है, एक सक्सेशन एक्ट है, उसके थ्रू ये गवर्न होते हैं, विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ, जो क्या है हिंदू लॉ के अंडर एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप के जो भी बिजनेस हैं, कोई भी वो कंपनी लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ पे क्या है वो गवर्न नहीं होते हैं। इनका एक अलग टाइप का एक एक्ट है, एक लॉ है, इट इज़ कॉल्ड द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। वो हिंदू लॉ के अंडर ही क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ओके, सो देर आर 2 कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, 2 कंडीशन होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए। फर्स्ट वन इज़ मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन द फैमिली, कि अगर उसकी पहली कंडीशन ये है कि फैमिली में क्या है 2 मेल मेंबर होना एकदम कंपल्सरी है, मिनिमम 2। ठीक है, मिनिमम 2 मेल मेंबर होना बहुत कंपल्सरी है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, की एग्जिस्टेंस किसका होना चाहिए, कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कि जो पुराने टाइम से पेरेंटल प्रॉपर्टी है पुरानी, वो उनका भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो 2 कंडीशन क्या है सबसे, कि मिनिमम 2 मेल मेंबर होने चाहिए और एग्जिस्टेंस किसका होना चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। So the ancestral property is inherited by the male member of the Hindu undivided family। तो जो भी ancestral property होगी वो एक इनहेरिटेंस होगा, मतलब एक एज अ विरासत लेके चलेंगे कोई भी मेल मेंबर, जो उसको बोलो एक हेरिटेज है एक अपना, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में द मेंबर हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मेंबर्स हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, एंड हु आर इंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और क्या है, जिनको उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा उनको क्या बोलते हैं, कोपार्सेनर्स। ओके, उनको क्या बोलते हैं, कोपार्सेनर्स बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, इक्वल सक्सेस है। सो जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू ही क्या होगा, वो बिजनेस कंटिन्यू होगा। जो पर्सन है, जो मेंबर हैं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे, और जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसको भी वो लोग क्या करेंगे, अपने बीच में शेयर करेंगे। उसे उन लोग को क्या बोलेंगे, उन मेंबर को क्या बोलेंगे, कोपार्सेनर्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ द अनडिवाइडेड फैमिली। सो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली। ठीक है, अगर फॉर्मेशन होना है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, तो फॉर्मेशन के टाइम मिनिमम 2 मेल मेंबर नेसेसरी, एंड द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। और कोई भी एक एंसेस्ट्रल पैरेंटल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। बिजनेस डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। ठीक है, कोई भी बिजनेस में कोई भी एग्रीमेंट की नीड नहीं होती है, क्योंकि मेंबरशिप बाय बर्थ हो जाती है। मतलब कोई भी बच्चा बॉर्न हुआ तो वो उसका मेंबर तब से ही हो जाता है। सो इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू ही क्या होता है, रन होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। सो द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, whereas liability of all other member of joint Hindu family is limited up to their share in the business। ठीक है, जो liability होती है कर्ता की, कर्ता कौन होता है, हेड ऑफ द फैमिली। तो हेड ऑफ द फैमिली उसकी लायबिलिटी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है, वो चाहे जितनी भी लायबिलिटी ले सकता है। और जो अदर मेंबर होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। So the Karta's liability is unlimited, so his personal assets can also be used for paying back the debt of the business। ठीक है, तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो उसके जो पर्सनल असेट्स हैं वो भी क्या है, वो भी यूज़ हो सकते हैं जब हमें पेइंग बैक करना है। उन्हें जब पेइंग बैक करना है लोन्स को, तो उस कंडीशन में जो भी कर्ता के क्या है, कर्ता की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, तो उस कंडीशन में उसके पर्सनल असेट्स को भी क्या किया जाता है, एज अ लोन पे करने के लिए, इसको डेट को पे करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल।
So the joint Hindu family business is managed and controlled by senior most मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज़ कॉल्ड कर्ता. ठीक है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो मैनेज और कंट्रोल किसके थ्रू होता है? सीनियर मोस्ट मेंबर फैमिली का, जो भी सीनियर मोस्ट है अपनी फैमिली में उसके थ्रू क्या होता है? कंट्रोल होता है, जिसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं. ओनली द कर्ता हैज़ द लीगल राइट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर. ठीक है, बस कर्ता की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आउटसाइडर्स जो हैं उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, और कोई घर के जो मेंबर्स हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो मेंबर हैं वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं. सो ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो बस वही क्या करता है? सारे बिजनेस के डिसीजंस लेता है. अदर मेंबर हैव नो राइट टू टेक डिसीजन इन द मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. अदर मेंबर क्या है? उनके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो कुछ भी डिसीजन ले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में. नाउ द नेक्स्ट वन इज माइनर मेंबर. सो इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम अ मेंबर बाय बर्थ. ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई भी चाइल्ड क्या है? जैसे ही वो बॉर्न होता है वो वैसे ही उसका मेंबर बन जाता है. ओनली सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकम अ मेंबर ऑफ बिजनेस. तो उसमें कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि माइनर क्या है? वो माइनर मेंबर किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर नहीं बन सकता है. तो इसमें सिंपल यही है कि अगर जो चाइल्ड बॉर्न भी करता है वो भी क्या है? उसका मेंबर बन जाता है. ओके, इस पार्टनरशिप. ओके, सो पार्टनरशिप इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड द मीडियम स्केल बिजनेस. ओके, तो पार्टनरशिप क्या है? एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है. बेसिकली किसके लिए होता है? स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए, लार्ज स्केल के लिए नहीं है. फैमिलियर और पॉपुलर है. सो एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, जैसे ही बिजनेस की साइज ग्रोज होती है, ग्रो करती है, वन पर्सन इज़ नॉट इनफ टू कैरी ऑन द मैनेजरियल एक्टिविटी. तो एक पर्सन क्या है? इट्स नॉट इनफ, वो इनफ नहीं है कि सारे बिजनेस की मैनेजरियल एक्टिविटी, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है वो अकेले क्या करे? पूरा मैनेज कर पाए. सो देयरफॉर 2 और मोर पर्सन फ्रॉम पार्टनरशिप टू कैरी ऑन दी बिजनेस. इसलिए क्या है? 2 और मोर देन 2 पर्सन आर नीडेड टू कैरी ऑन दी बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए 2 और 2 से ज़्यादा क्या है? पर्सन की नीड होती है. दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप. ये जो फॉर्म है बिजनेस का वो स्टार्ट कब हुआ? कि जब हमें ये देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि एक सिंगल इंडिविजुअल वो सारी हर एक चीज़ में कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, एफिशिएंट नहीं हो सकता है. तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए ये जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ. ओके, सो नेक्स्ट इज मीनिंग एंड द डेफिनेशन. सो पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन. पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन है ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन की, हु एग्री टू जॉइंटली. वो एग्री क्या है? कि जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी. वो क्या है? एग्री कर रहे हैं कि एक साथ वो क्या करे? बिजनेस एक्टिविटी को करे. दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस. वो क्या करते हैं? अपनी पूल करना मीन सारा मैनेज करना, एक साथ करना. तो वो क्या करते हैं? सारी मैनेजरियल एक्टिविटी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सारा क्या है? पूल करते, एक साथ करते हैं फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप बाय द डिफरेंट ऑथर्स. डिफरेंट ऑथर्स ने क्या किया है? डिफरेंट डेफिनेशंस को दिया है. ओके, सो फर्स्ट वन इज इट इज़ गिवन बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द 2 और मोर पर्सन. पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन होता है किसके बीच में? 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन, 2 और मोर देन 2 पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट. वो क्या है? वो एग्री होते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ऑफ द बिजनेस. जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर करने के लिए वो एग्री होते हैं. कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. कैरीड क्या होता है? ये कैरीड जितने भी पर्सन है वो क्या करते हैं? वो सारे कैरी करते हैं. और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और कोई एक पर्सन क्या है? और पर्सन के लिए क्या करता है? एक्टिविटी करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज गिवन बाय द L.H. Hene. So partnership may be defined as the relation between the person who are agree to carry on a business in common with a view to private gain. ठीक है,
पार्टनरशिप क्या होता है? एक रिलेशन होता है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में रिलेशन होता है हु एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस। वो क्या होते हैं? वो एग्री होते हैं डिफरेंट अपनी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए इन कॉमन विथ ए व्यू टू प्राइवेट गेन, कि प्राइवेट गेन को अर्न करने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं? एग्री करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के। नेक्स्ट इज गिवन बाय द किम्बल। सो अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ मेन हु हैव जॉइंट कैपिटल। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ मैन है, डिफरेंट मैन का ग्रुप है जो क्या है? वो ज्वाइन हुए हैं फॉर जॉइंट कैपिटल। उन्होंने जितना कैपिटल है, जो भी अलग अलग पर्सन इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे एक साथ उन्होंने मर्ज किया है। और दी सर्विसेज फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफ सम इंटरप्राइजेज, और सम इंटरप्राइजेज के लिए वो क्या है? अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एज वेल एज सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ भी वो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गिवन बाय द विलियम आर स्प्रिगल। सो पार्टनरशिप हैज़ 2 और मोर मेंबर। पार्टनरशिप में क्या होता है? 2 और 2 से ज़्यादा मेंबर होते हैं। ईच ऑफ whom इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टनरशिप। उसमें से एवरी इंडिविजुअल और एवरी पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टनरशिप। हर एक पर्सन क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है पार्टनरशिप के लिए। ईच ऑफ द पार्टनर्स में बाइंड द अदर्स फॉर डेट ऑफ द पार्टनरशिप। तो जितने भी पार्टनर है, ईच ऑफ देम पार्टनर में भी बाइंड, वो सारे एक साथ बाइंड होते हैं। अदर के साथ, एक दूसरे के साथ क्या है? वो बाइंड है, इंटर रिलेटेड है फॉर डेट ऑफ द पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप में जो भी डेट होता है तो उसके लिए सारे रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेट। तो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है, दे ऑल आर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, okay, now the next one is features of the partnership. What are the different features of the partnership? Partnership के features क्या हैं? So the feature of the partnership form are explained below, नीचे हैं सारे explain है। First one is formation, कि इनका formation कैसे होता है, ये कैसे बनता है। So the partnership form of business is governed by the Indian Partnership Act 1932। जो भी पार्टनरशिप है बिजनेस का, वो कैसे गवर्न होता है? बाय दी एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ही क्या होता है? ये रजिस्टर्ड होता है और गवर्न होता है इसी के थ्रू। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर कोई भी एग्रीमेंट में, जब एग्रीमेंट में आ जाते हैं तभी ये एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर क्या है? किसी लीगल एग्रीमेंट में नहीं आते हैं तो कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होती है। बट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द लीगल एग्रीमेंट। क्या होता है? लीगल एग्रीमेंट के थ्रू क्या होता है? कोई बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं उसको। ठीक है, इसकी जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टनर्स है, जब वो एग्रीमेंट में आते हैं, लीगल एग्रीमेंट में under the Indian Partnership Act 1932. Okay, so in this agreement the term and condition of the partners, the ratio of sharing of profit and losses are the specified. इस जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड, जो जिससे वो लीगल एग्रीमेंट के थ्रू आते हैं, एग्जिस्टेंस होता है, तो इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस दिए रहते हैं पार्टनर्स को कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करना है। द रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि किस रेशियो में उनको प्रॉफिट को शेयर करना है। एंड द लॉसेस, कि अगर उन लोगों को कितना 60-40 के रेशियो में शेयर करना है, या 50-50 के रेशियो में करना है, या 70 और 30 के रेशियो में करना है, कि जितना ये सब क्या होता है, ये ऑलरेडी प्रीवियसली ये एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बाद में ये डिसाइड होता है कि जब प्रॉफिट हो गया, जब लॉस हो गया। ये शुरू में ही डिसाइड हो जाता है कि इतना प्रॉफिट होगा तो ये लोग इस रेशियो में लेंगे, 50-50 में लेंगे, या 70-30 में लेंगे, या 60-40 में लेंगे, और अगर लॉस होगा तो इतने जो नंबर ऑफ पर्सन है वो इस रेशियो में ही क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो द पार्टनर्स मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। ठीक है, पार्टनर को क्या है? एक एग्रीमेंट में आना पड़ता है फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। उस बिजनेस को अच्छे से प्रॉपरली कंटिन्यू करने के लिए उन्हें एक एग्रीमेंट में आना पड़ता है। रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये जो बिजनेस है वो रन क्यों हो रहा है? बेसिकली फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। सो इफ द 2 people ज्वाइन टुगेदर फॉर द चैरिटेबल पर्पस, इट इज़ नॉट द पार्टनरशिप।
अगर कोई 2% क्या हुए एक साथ ज्वाइन हुए हैं कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए, कोई भी चैरिटी करने के लिए, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए कोई भी एग्रीमेंट में तभी आता है जब उनका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न दी प्रॉफिट। एंड द इवन 2 people ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब ऐसी कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लाइक रॉबरी के लिए वो साथ में आ रहे हैं, या कहीं पे थेफ्ट करना है, चोरी करना है, स्टीलिंग करनी है, गैम्बलिंग करनी है, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए अगर डिफरेंट पर्सन साथ में आ रहे हैं तो ये भी पार्टनरशिप कहलाएगी नहीं, क्योंकि अगर पार्टनर्स एक साथ हो रहे हैं तो उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, टू अर्न द प्रॉफिट। अगर कोई भी पर्सन एक साथ हो रहे हैं फॉर दी चैरिटेबल पर्पस कि उनको सोशल वेलफेयर करना है, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। और इवन 2 people ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लाइक स्टीलिंग, रॉबरी, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट कॉल्ड एज दी पार्टनरशिप, इसको भी हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? सो द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज लिमिटेड, कि जो भी लायबिलिटी है वो कितना लोन, कितनी लायबिलिटी है, वो कितना फंड ले सकते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं पार्टनरशिप में वो लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेट ऑफ द फर्म, कि जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर हैं, 2 पार्टनर, 5 पार्टनर, 10 पार्टनर, तो जितने भी पार्टनर हैं दे आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल, कि हर एक पार्टनर क्या है, वो लायबल है कि वो जो भी फर्म में कोई डेट हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है या लोन लिया है, तो हर एक पर्सन क्या है, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है कि वो सारा पेमेंट करेगा ही करेगा। At the time of loss, if the firm's assets are not sufficient to pay back the debt, then the creditors can claim over the personal property of the partners also. ठीक है, अगर लॉस के टाइम में पर्सनल असेट्स, और अगर कोई भी फर्म का असेट इतना इनफ नहीं है कि सारे लोन को पे बैक कर सके जब लॉस का कंडीशन, तो जो भी क्रेडिटर है जिससे लोन लिया गया है वो डिफरेंट पार्टनर्स पे क्लेम भी कर सकता है कि वो अपने पर्सनल असेट को क्या करे, सोल्ड आउट करे। जो भी उनका पर्सनल असेट हो, लाइक हाउस है, उनकी कार है, जो भी उनका पर्सनल असेट है वो उस पर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि आप अपने पर्सनल असेट को क्या करो, उसको सोल्ड आउट करो या मेरे को भी वो वापस करो, क्योंकि जो भी क्रेडिटर्स है जो पैसा दे रहा है तो वो तो अपना पैसा वापस लेगा। तो अगर इतना उसके पास अगर असेट्स नहीं है, फर्म का असेट नहीं है, तो कोई भी क्रेडिटर्स क्या है, डिफरेंट पार्टनर्स पे वो क्लेम भी कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिस्क बेयरिंग। सो द पार्टनर ऑफ द मेंबरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। ठीक है, जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप के, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं फर्म के इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जितना रेशियो स्पेसिफाइड है उसी रेशियो में क्या करते हैं वो लोग, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, कि अगर कोई भी रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है उस एग्रीमेंट में, देन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल दी मेंबर्स। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया कि 4 मेंबर हैं, ठीक है, 4 मेंबर हैं, अब उनका पहले से ही डिसाइड नहीं हुआ है कि वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, तो सबको अगर प्रॉफिट होता है तो वो सब लोग 25% हर एक का ले लेंगे, क्योंकि अगर जो भी एग्रीमेंट है उसमें डिसाइड नहीं हुआ कि वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो लोग इक्वली इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अगर 2 पर्सन है, 2 मेंबर है, तो 50-50 वो लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। सो ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म, कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे क्या हैं, दे आर ऑल आर रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म, कि वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करेंगे। दे मे स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो, कि वो क्या करते हैं, हर एक पर्सन, हर एक पार्टनर का जो भी वर्क एरिया है कि वो कौन सा काम करेंगे, ये भी क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है जो पार्टनरशिप डीड होती है। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज़ कैरीड ऑन बाई 1 or 2 पार्टनर, कि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है, हर दिन की जो भी एक्टिविटीज़ है वो कौन करता है, जो 1 or 2 पर्सन है वो करते हैं। वेयर एज फॉर द क्रूशियल डिसीजन ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उस कंडीशन पे क्या है, सारे पार्टनर से क्या किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है।
Now the next one is continuity. So the partnership firm continues till all the partner desire to continue it. ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप जो भी है वो फर्म वो तभी तक कंटिन्यू रहेगी जब सारे जो भी पार्टनर है वो डिज़ायर है, वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे. लीगली इट कम टू एन एंड एट द रिटायरमेंट ऑफ और द डेथ ऑफ द एनी पार्टनर. कि लीगली क्या है कि कोई भी पार्टनरशिप क्या है एंड हो जाती है जब कोई भी एक पर्सन अगर रिटायर हो गया या क्या है कोई एक पार्टनर की डेथ हो गई. इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड द डेथ ऑफ द ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू. ठीक है, अगर कभी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि अगर रिटायरमेंट हो गया या किसी पर्सन की किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म क्या है कंटिन्यू रहेगा इफ़ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर एग्री. अगर फॉर एग्जांपल 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर में एक मेंबर की क्या हो गई डेथ हो गई. अब ये जो 6 मेंबर हैं अगर ये लोग एग्री हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंटिन्यू रहे, तो अगर ये 6 पर्सन चाह रहे हैं तो ये क्या होगा पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू ही रहेगा. इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउट गोइंग पार्टनर एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस. फिर वो क्या करेंगे, जो भी आउट गोइंग पार्टनर है जो चला गया उसका जो भी जितना भी प्रॉफिट लॉस था उसको सेटल कर लेंगे कि जितना था उसके फैमिली को दे के सेटल कर लेंगे और फिर उसके बाद वो लोग वही 6 पार्टनर का क्या होगा वो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज number of partners. So minimum number of partners to form a partnership firm are 2 and maximum as per the 464 as per section 464 Companies Act 2013 is 100 subject as the number of prescribed by the government. ठीक है, तो मिनिमम नंबर पार्टनर्स के कितने हैं 2 होने चाहिए, 2 होंगे. मैक्सिमम क्या है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है 100 सब्जेक्ट टू द नंबर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है. एट प्रेजेंट एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014 द मैक्सिमम नंबर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट इज 50. अभी प्रेजेंट में क्या है 2014 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो मैक्सिमम नंबर है वो कितने होंगे इज 50. नाउ द नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. Every partner is owner as well as agent of the firm and agent of the other partner. ठीक है, सो हर एक पार्टनर क्या है उस बिजनेस का ओनर भी है एज वेल एज एजेंट भी है फर्म का एंड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर का भी एजेंट है. द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर. कि कोई भी एक फंक्शनिंग या कोई भी एक्ट एक पार्टनर कर रहा है तो वो बाइंड है, ठीक है, ऑन द अदर पार्टनर ऑल्सो. So each partner is entitled to take part in the management and enter into contract with the outsider. हर एक पार्टनर क्या है entitled है, वो they are decided to take part in the management में वो पार्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट में आएगा जो भी आउटसाइडर है, मतलब जिसके साथ उनको कोई भी परचेजिंग करनी है सेल करनी है तो उनके साथ भी आउटसाइडर्स के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा. द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर. कि एक पर्सन ने भी एक पार्टनर ने भी साइन किया है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी आउटसाइडर के साथ तो अदर भी पार्टनर क्या है वो बाइंड है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को और वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर. कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है वो कैरी कैसे होता है ऑल द पार्टनर्स के भी थ्रू हो सकता है और एनी ऑफ देम और कोई भी एक भी पार्टनरशिप का जो भी है पार्टनर वो भी क्या कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर के बिहाफ में वो भी कर सकते हैं. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास.